शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा घर होता है, घर को संस्कृत में ग्रह कहते हैं। ग्रह, ग्रह का मतलब क्या है? ग्रह का मतलब है जो ग्रहण करता है। ग्रहण मतलब जैसे कि प्लैनेट होते हैं, ग्रह, वो ग्रह हैं, और हमारा जो घर है वो ग्रह है। तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है। प्लैनेट भी जो होते हैं वो भी एनर्जी को ग्रहण करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। वैसे ही हमारा जो घर होता है वो है संस्कृत में ग्रह। ग्रह मतलब जो ग्रहण करने वाला हो। इसीलिए वास्तुशास्त्र का जो बेसिक कंसेप्ट है, अगर वो आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। तो नंबर वन इज ग्रह कंसेप्ट। दूसरा है कि वास्तुशास्त्र का पहले हमारे शास्त्रों में एक्चुअल में नाम था शिल्प शास्त्र। शिल्प शास्त्र के बाद इसका नाम आया अष्टांग वास्तुशास्त्र। अष्टांग का मतलब है 8 अंग होते हैं जिसमें, मतलब वास्तु में हम आज की तारीख में क्या देखते हैं, सिर्फ कुछ अंग पे ध्यान देते हैं। 8 अंग जो हैं वो भी इम्पोर्टेंट हैं। मैं आपको ऐसे मोटा मोटा बता देता हूँ। मैंने लिखा है, आपको बता देता हूँ। जैसे कि यजमान, यजमान मतलब जो घर का मालिक है। दूसरा है शिल्पी, जो घर बनाता है, उसका भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। वो कैसे है, जब घर बनाते हैं तो उस इंसान की जो आत्मा है या उसका मन है या उसका व्यवहार है वो बहुत सॉफ्ट और अच्छा होना चाहिए। वो भी मायने रखता है। या फिर कम से कम जब आप वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं या फिर जब आप नींव रखते हैं, उस टाइम पे जो नींव में आप पूजा कराते हैं, तो वहाँ पर किसी ऐसे इंसान को इन्वॉल्व करना है, किसी ब्राह्मण को जिसका मंगल और शनि अच्छा हो, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। या फिर कोई अच्छी आत्मा, अच्छा गुरु साथ में होना चाहिए, यानी पूजा करने वाले पंडित के अलावा भी उसका उसने महत्व बताया है। अगला जो अष्टांग में पॉइंट है वो है भूमि। भूमि मतलब जमीन का क्वालिटी कैसा है, ये भी वास्तुशास्त्र में इंपॉर्टेंस दिया है। मतलब ये शिल्प शास्त्र की बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में हमारे क्लासिक्स में लिखा है। पद विन्यास, पद विन्यास मतलब होता है कन्फिग्रेशन। ओके मतलब उसमें कहाँ पे क्या बना है, वो है पद विन्यास। उसके बाद वास्तु, जो नॉर्मल हम जो घर के अंदर मैटर है, वस्तु है, मतलब उसका जो देखते हैं क्वालिटी क्या है, दीवारें कैसी हैं। ओके। और उसके बाद आता है इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर क्या है। जैसे कि जब हम बनाएंगे तो एक ग्रिड होना चाहिए नीचे, और बेस जो है हमेशा मकान का एंटी अर्थक्वेक, यानी कि अर्थक्वेक फ्री। उसका मतलब जैसे कि हम पत्थर से बनाना चाहिए ग्रिड को, और नीचे एक बीम होना चाहिए। जैसे हम वर्टिकल बीम लगाते हैं ना, ऐसे ग्राउंड में भी स्क्वायर बीम होना चाहिए। ये है बेस्ट, एक्चुअली मोस्टली नहीं लगाते हैं, बट बेस्ट वही है। वो इसलिए है क्योंकि अगर किसी एक दीवार पे अर्थक्वेक का इफेक्ट आएगा, वो गिर सकती है और उसकी वजह से पूरा मकान गिर सकता है। लेकिन अगर ग्रिड होगा तो उस ग्रिड की वजह से पूरा मकान बैलेंस बना सकता है अपने आप को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप अपना वीडियो ऑन करके और अपना अनम्यूट करके आ सकते हैं। और जी इंदुमती जी बोलिए। देखिए, हाँ, आप उसका जो रीजन है खाली वो समझ ले, बाकी उसका हाइट अपने हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। कोई भी हमारा जो जहाँ पे हम सोते हैं, रहते हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन हवा का उसके नीचे होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जब गैप कम होगा हमारे बेड के नीचे, तो उसकी सफाई नहीं होगी और उसकी उसमें धूप नहीं जाएगी, उसमें जो है समझिए मॉइस्चर, उसके अंदर मच्छर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वास्तु पुरुष का कंसेप्ट सफाई का इसी वजह से है कि वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, राहु की एनर्जी। तो आप उसका हाइट अपने हिसाब से कीजिए। 6 इंच क्या है कि शास्त्रों में मैंने कैलकुलेट किया रफली, वहां पे अंगुल लिखा है, अंगुल। ओके, अंगुल समझते हैं ना? हाँ, वैसे लिखा है, तो मैंने तो अपनी उस भाषा में आपको बता दिया। ठीक है, तो आप उसे कर सकते हैं। तो मैं अगली चीज बताने वाला था कि टोटल जो है हमारे अष्टांग वास्तुशास्त्र में 8 अंग में लास्ट का जो 8वां है वो है डेकोरेशन। ओके, ये ज्यादा जरूरी होता है। अभी
वास्तुशास्त्र के बारे में अगली बात मैं बताने जा रहा हूं वो है कि जितना भी हम वास्तुशास्त्र जो एक्चुअल में है वो वास्तुशास्त्र असल में कहाँ मिलता है? मत्स्य पुराण में मिलता है। ओके, मत्स्य पुराण के अंदर है। और उसके अलावा किस किस ने लिखा है? गर्ग जो थे ऋषि, उन्होंने, पाराशर ने भी जो है ज्योतिष के साथ साथ वास्तुशास्त्र के ऊपर, क्योंकि ज्योतिष फंडामेंटल है। वास्तुशास्त्र जो जो बना है उसके अंदर फंडामेंटल एस्ट्रोलॉजी है। एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली काफ़ी बाकी फील्ड्स का फंडामेंटल है। क्यों? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी के जो एलिमेंट है वो सारे वास्तुशास्त्र में काम आते हैं। उसके बाद जो वास्तुशास्त्र के जो ऋषि थे वो थे वृद्धरथ, नाम था उनका। उनके बाद आते हैं विश्वकर्मा। विश्वकर्मा को आपने सुना होगा कि जो श्रीलंका जो आजकल है लंका सोने की, वो बनाई थी विश्वकर्मा ने भगवान शिव के कहने पर। और फिर रावण ने भगवान शिव से उसको मांग लिया था। तो ये एक आपने सुना होगा। ओके, तो ऐसे उसके बाद आता है कि रामायण महाभारत, इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वास्तुशास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, उसका मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगा। वास्तु पुरुष की जो है जो हमारे ये जितने भी आजकल पुरातत्वविद यानी कि जो एक्सकेवेशन खुदाई जो होती है अलग अलग, इवन इवन अलग अलग कंट्रीज में जो खुदाई हुई है वहाँ पे वास्तु पुरुष की जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, जिनमें है वास्तु पुरुष की मूर्ति जो काफ़ी जगह पर मिली है जिसको उससे टाइम का बताया जाए कि कब कितना पुराना है, तो वैदिक काल से ही चला आ रहा है। लेकिन जो अंग्रेजों ने या फिर समझिए कि जो हमारे जो समझिए जो अंग्रेजी जो सिलेबस है उसमें वास्तुशास्त्र को हटा दिया गया। मतलब उसके सबूत भी मिले लेकिन उसको हटाया गया जानबूझकर। ये हमारा पॉलिटिकल रीजन हो सकता है। देश आज़ाद होने के बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर बने थे वो आप पता कीजिए उन्होंने किस तरह से जो हमारे देश में नक्सल्स एंड ऑल जो कम्युनिस्ट का प्रभाव ज़्यादा रहा, इस वजह से हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये सब चीज़ें धीरे धीरे चली गई। और उससे पहले भी वास्तुशास्त्र मुगलों के आने से पहले तक हमारे देश में काफ़ी प्रभावी था। जो बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी और तक्षशिला, वहाँ पर हमारे वास्तुशास्त्र के बहुत सारे ग्रंथ थे जिनको जलाया गया, उनको बर्बाद किया गया। उसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं। दो बार ऐसा हुआ था। एक बार जलाने के बाद उसको दोबारा से रिगेन किया गया। वहाँ के जो टीचर्स थे, फिर टीचर्स को फिर से उनको मतलब उनके साथ अत्याचार किया गया, उनको मारा गया। और फिर से वहाँ पर फोर्स लगाकर मुगलों ने, उनका नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, काफ़ी आप लोग जानते होंगे। तो कुल मिला के वो एक हिस्ट्री हो गई। बट काफ़ी चीज़ें हमारे पास जो बची उसके हिसाब से हमने फिर मॉडिफाई करना स्टार्ट किया। तो जो बेसिक असली वास्तुशास्त्र जिसको हम शिल्प शास्त्र कहते हैं वो भी हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए ये सेशन है। उसके बाद आता है कि वास्तुशास्त्र भी दो तरह का है। एक है देव वास्तु, एक है दानव यानी कि असुर, या फिर सुर और असुर, यानी देवताओं का है और राक्षसों का है। ओके, राक्षसों का मतलब पहले जमाने में, मतलब उस टाइम पर जब ऋषि थे उन्होंने जब बनाया था तो उस टाइम पे राक्षस भी हुआ करते थे। उनके लिए भी एक अलग ही वास्तुशास्त्र है। मतलब उस तरह का जो थॉट होता है राक्षसों की प्रवृत्ति का, उनका भी वास्तुशास्त्र है। तो उसके भी एक ऋषि थे, उनका नाम था मायामतम। मायामतम ऋषि थे फेमस इसी बात के लिए, उन्होंने वो बनाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं कि घर के अंदर, घर के आसपास का जो एरिया है उसके आसपास पेड़ अगर हो पाए तो वो बेस्ट होता है। अगर बाहर नहीं लगा सकते और कहाँ लगाने हैं, ईस्ट साइड में या फिर नॉर्थ साइड में। दूसरा पॉइंट है कि अगर बाहर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो घर के अंदर इंडोर प्लांट जरूर लगाएं। कौन से वाले प्लांट लगाने हैं? जो ऑक्सीजन जो है आपका प्योरिफिकेशन करते हैं। ओके, उसके अंदर जैसे कि एक होता है स्नेक प्लांट। ओके, जो शार्प बम्बू टाइप के होते हैं, वो उस तरह के पेड़ होते हैं जो मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो सस्टेनेबल है, कम पानी में काफ़ी लंबे टाइम तक, और आपको ऑक्सीजन का प्योरिफिकेशन करते हैं वो घर के लिए। दैट इज़ वेरी गुड फॉर वास्तु एनर्जी। वास्तु एनर्जी का मतलब है घर के अंदर एक कॉस्मिक एनर्जी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। दैट इज़ वास्तु। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, जो स्नेक स्नेक प्लांट, मतलब उसमें ना उसकी जो पत्तियां हैं वो
हाँ, सांप के जैसा उनका रंग होता है। जी जी जी। जी। तो जी आगे बढ़ते हैं। और एक होता है जो पहले जमाने में ईंटों के बजाय पत्थरों से मकान बनते थे। जो असली वास्तु का जो एनर्जी है, पत्थर के अंदर एक नेचुरल एनर्जी होती है। आजकल क्या है कि जो ईंटें होती हैं, ईंटों से क्या होता है कि उनको गर्म किया जाता है मिट्टी को, तो उनके अंदर जो कॉन्सियसनेस है, क्योंकि वास्तु का मतलब चेतना से है। और चेतना कब ज्यादा होती है? जब हम ऐसे मकान में रहें जिसके अंदर चेतना का परसेंटेज बना रहे। तो मिट्टी में चेतना सबसे ज्यादा है। और जो लकड़ी का मकान होते हैं, जैसे जापान में आपने देखा होगा, सबसे ज्यादा मकान वहां पर लकड़ियों के बनते हैं। जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं वो भी मकान लकड़ियों के बनाते हैं। दूसरा रीजन ये भी है कि वहां पर अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं। लेकिन अ, और भी काफी कंट्री हैं जहां पर लकड़ियों के मकान बनते हैं। तो वो एक नेचुरल है, वो उसके अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी है। बट हमें मालूम होना चाहिए कि भाई एनर्जी किस में ज्यादा होती है। मिट्टी के मकान में, पत्थर के मकान में, ईंटों के मकान में, लकड़ी के मकान में। और कुछ आजकल देखा होगा आपने कि लोहे के मकान यानी कि कंटेनर फॉर्म में भी आ रहे हैं, जो पोर्टेबल हैं। लोग वहां पे रहते हैं और जब मन किया उसको उठा के कंटेनर को किसी ट्रक में या बड़े ट्रक ट्रेलर में उठा के दूसरी जगह रख देते हैं, वहां पे रहना शुरू कर देते हैं। वो है मीन्स मेटेलिक हाउसेस। ऐसे भी हैं कुछ हाउसेस, नाव पे भी होते हैं, बोट पे। ओके। उनका जो है अलग इंपॉर्टेंस है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सबसे अच्छा है पत्थर का मकान। या फिर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप किसी को सलाह देना चाहते हैं या फिर आपके पास खुद का मकान बनाने का प्लान है, तो आप कोशिश करें कि कुछ ईंटें जो फाउंडेशन में हैं वो जरूर पत्थर की इस्तेमाल करें। उनके अंदर फाउंडेशन तो मजबूत होगा ही, साथ में आपको फायदा रहेगा कि वो जो एनर्जी है आपको कहीं ना कहीं फायदा करेगी। ओके। ये चीज नेचुरल है, आप इसमें समझने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं कि जो वास्तुशास्त्र है, शिल्प शास्त्र, उसके अंदर जो समझो आपने को बताना चाहूंगा कि जो घर को तोड़ने की रिक्वायरमेंट आती है, या जैसे कि बहुत लोग किचन चेंज करना है या लोकेशन चेंज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट आती है। तो घर को तोड़ने का जो कंसेप्ट है वास्तुशास्त्र में, वो बहुत ही डेंजरस, यानी कि इट इज लाइक के लाइक किसी को मारने जैसा है। जैसे कि घर को तोड़ना है, मजबूरी होती है, तो उसके पीछे भी एक प्रॉपर एक रस्म है, एक विधि है, एक पूजन है पहले, कि हम जो है वास्तु पुरुष की पूजा करते हैं कि हम इस घर को नया करना चाहते हैं। उसके लिए भी एक पूजा होती है। उसके लिए पूजा का मतलब है कि हमारा उस घर से एक जुड़ाव है, प्यार है। ओके। उस प्यार के लिए ये होता है। तो आप समझ सकते हैं उस चीज को। ओके। तो मैं थोड़ा इसका चार्जिंग, ओके, जस्ट ए मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने काफी इम्फेसाइज किया है, जोर दिया है एक टॉपिक पे। वो टॉपिक क्या है? राहु केतु। शिल्प शास्त्र जो है उसके अंदर राहु केतु को बहुत बड़ा जोर दिया गया है। राहु केतु का मतलब है कि हमारे घर के अंदर एक कुंडलिनी शक्ति होती है। वो कुंडलिनी शक्ति राहु केतु के रूप में रहती है। तो वास्तु पुरुष की जो पूजा है उसके अंदर देखा जाए तो सर्प देवता की पूजा होती है। यानी कि जो हम मतलब जब हम शुरुआत करते हैं, मकान में गृह प्रवेश करते हैं, तो उस टाइम पे भी सर्प, चांदी के सर्प सर्पिनी बनाकर पूजा की जाती है। और फिर उसको पूजा स्थान में वास्तु पुरुष के नाम पर भी रखा जाता है, क्योंकि वो कुंडलिनी शक्ति जैसे हमारे जीवन में प्राण ऊर्जा का काम करती है, हमारे घर में भी वही शक्ति वास्तु पुरुष के रूप में रहती है, जिसको हम चांदी के सांप और सापन, सर्प और सर्पिनी के रूप में रखते हैं, जिसको जिसको हम नॉर्मली काल सर्प दोष की भी पूजा कहते हैं। ऐसे ही हमारे घर की भी काल सर्प दोष है या उसकी सर्प की पूजा, वो घर के लिए अच्छी मानी जाती है। और ये उस टाइम पे होती है जब हम गृह प्रवेश करते हैं। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि वास्तु पुरुष हमारी ही तरह मीन्स उनका सोने का टाइम होता है। यानी कि घर जो है हमारा वो सोता है। उसका टाइम बताया है शिल्प शास्त्र में, रात को 12 बजे से सुबह
4:15 तक, यानी कि आप 4:30 लगभग मानिए। तो 4:30 घंटे का जो टाइम है उसका महत्व क्या है? महत्व ये है कि उस समय पर अपने घर में हमें कभी कभी अगर कोई जरूरत पड़े एक्टिविटी तो ठीक है, अदरवाइज उस टाइम पे हमें अपने घर में जो प्रोफेशनल काम है या फिर घर की लाइटें ऑन है या फिर घर में ज़्यादा एक्टिविटी है, खाना बन रहा है, इवन खाना खाना, ये सब उस टाइम पे वास्तु पुरुष के लिए एक डिस्टरबेंस होता है। ओके। या फिर अगर आपका मकान ऐसी जगह पर है जहां पर साउंड बहुत ज़्यादा आती है, आसपास की आवाज़ आती है, तो वो एक आपके घर की जो एकॉस्टिक एनर्जी है उसको कम कर देता है। उसका एहसास आपको तब होगा जब आप किसी शांत जगह में रहेंगे। आपको महत्व समझ में आएगा कि एक घर के अंदर पीस, शांति का क्या महत्व है। इसलिए मैंने बताया था आपको कि आप घर के अंदर आवाज़ बाहर से ना आए, उसका भी ध्यान रखें, और घर के अंदर भी जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट हैं या फिर कुछ भी है, टीवी, फैन, मशीनरी, वॉशिंग मशीन, कुछ भी आवाज़ करने वाली चीज़ें उन्हें कम से कम रखें। घर के अंदर अगर पीस रहती है, शांति रहती है, तो वास्तु पुरुष की एनर्जी हमेशा बढ़ती है। ये सारे जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय ऐसे हैं, अगर आप इनको सब पे ध्यान रखोगे तो आपको बाकी छोटी मोटी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि हमारा डोर इधर है, उधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। डोर के लिए भी इतनी टेंशन ना लें। घर के अंदर अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो आपको डोर के लिए चिंता तब ज़्यादा करनी होती है जब घर में बिल्कुल भी प्रकाश नहीं आ रहा है, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं है, तब प्रॉब्लम होती है। ओके। तो अगला पॉइंट मैं बताना चाहूँगा कि वास्तु दोष की पहचान कैसे करें। हमारे घर में वास्तु दोष है या नहीं, कैसे पता चलेगा? नंबर वन, अगर हमारे घर के अंदर समझिए कि बिल्कुल भी धूप कभी नहीं आती है, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ वास्तु दोष बोलते हैं उसको, हेल्थ प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। वेंटिलेशन अगर प्रॉपर नहीं है घर का, तो हेल्थ प्रॉब्लम आएंगी, उसकी वजह से है वेल्थ, उसकी वजह से माइंड और सारी चीज़ों का इफेक्ट पड़ेगा। तो दूसरा है सिलाबी जिसको बोलते हैं, नमी, मॉइस्चर, वो अगर ज़्यादा है घर में तो भी वास्तु दोष में कन्वर्ट हो जाता है वो। ओके। उसके बाद आता है कि घर के अंदर अगर कोई इंसान परेशान रहता है, क्राई जिसको हम बोलते हैं कि रोना, या फिर नेगेटिव थॉट, या फिर रेगुलरली अगर आप घर के अंदर किसी भी नेगेटिव थॉट में हो, तो याद रखें कि वो थॉट पैरेलली आपके जो घर की वास्तु एनर्जी है उसके ऊपर अफेक्ट करेगा। तो घर के लोग जितना स्माइल करते रहें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, वास्तु पुरुष के भी वही चीज़ें उसी रेशो में बढ़ जाती हैं। जैसे घर के लोग अगर समझिए कि म्यूजिक के फील्ड में है, तो वास्तु पुरुष के अंदर भी वो म्यूजिकल एनर्जी आएगी। अगर घर के लोग ज़्यादा ऊंची आवाज में बात करते हैं, तो वास्तु पुरुष के अंदर भी वहाँ पे मंगल निगेटिव हो जाएगा। और मंगल निगेटिव का मतलब है उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ता है, फ्यूचर में तोड़ फोड़ वाली चीज़ों पे आता है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। वास्तु पुरुष को आप ये समझे कि वो एक आपका कवच है। आपके आपका शरीर है और आपके शरीर का एक कवच है। और कवच क्या है? आपका ही प्रतिबिंब है, आपका ही स्वरूप है। आप जैसे हैं, प्रतिबिंब आपको वैसा ही एक रिफ्लेक्शन देगा। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। आ, तीसरा चीज है कि वास्तुशास्त्र के जो लेवल मैंने 8 बताए थे, 8 के को अगर शॉर्टकट में करें तो 3 लेवल बोल सकते हैं। जैसे कि मैंने ट्राइडेंट थ्योरी ऑफ माइंड में मैंने बोला था, या फिर किसी भी चीज़ को मैं 3 लेवल पे बोलता हूँ। तो उनमें जो है नंबर 1 है शास्त्र। शास्त्र का मतलब है कि जो उसका रूल है, जो नियम है, वो आपको पता होना चाहिए। नंबर 2 है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मतलब समझिए कि किस तरह से आपने इस्तेमाल करके घर को बनाया है, दैट इज नंबर 2। नंबर 3 इज कला, दैट इज मिस्त्री, जो बनाने वाला है। ओके। उसका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। तो 3 चीज़ों का वास्तुशास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। रूल का मतलब किस तरह से आपने डिज़ाइन किया है, टेक्नोलॉजी का मतलब डिज़ाइन के बाद उसको कैसे इंप्लीमेंट किया है, और किसने उसको बनाया है, तीनों का इंपॉर्टेंस बताया गया है। एक चीज उसमें आती है जो शिल्प शास्त्र है कि जो ब्राह्मण है या फिर जिन लोगों को ज्ञान की ज़्यादा जरूरत है, वो हमेशा पानी के अगर उनके पास में नदी है या आसपास सोर्स है, तो वो बहुत ही
अच्छा माना जाता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। ओके, तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जो मैंने बताया, ये चीज़ें कहीं न कहीं आपको फ़ायदा करेंगी, समझ में आएँगी। और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें अब से थोड़ी देर बाद फिर से हम हाज़िर होते हैं आपके सेवा में अगले 5 मिनट के बाद। ओके? और जितने भी सवाल आपने पूछे, उनके जवाब आपको टेक्स्ट मैसेज से मिल जाएँगे।